Hello students, you are watching SNS World YouTube channel. I am Satyanarayana Saha. Today I am going to discuss Standard 7 Civics second lesson Directive Principle of State Policy. Directive Principle of State Policy topic क्यों दिया गया है? Where you are living, you should know about the rules and regulation, how you develop yourself, वो सब जानना जरूरी है। जिस देश में रहते हो उसका नियम कानून जानना जरूरी है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। डायरेक्टिव मतलब डायरेक्शन, कौन डायरेक्शन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन देता है। किसको डायरेक्शन देता है? स्टेट को डायरेक्शन देता है। क्यों डायरेक्शन देता है? पीपुल का वेलफेयर के लिए। So what in this topic, the directive principle of state policy, classification of directive principle of state policy, क्या इसका क्लासिफिकेशन है? The difference between fundamental rights and directive principle of state policy, क्या डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच? द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ? एवरी ह्यूमन बीइंग needs good living conditions for his all-round growth and development, and such social, political, economic condition should be guaranteed by the state so that every individual can be at his best. These social conditions are called rights. इसको अच्छा से समझना होगा। Every human being needs good living condition मतलब सभी को अच्छा से रहने के लिए इच्छा होता है। For his all-round growth and development, जैसे सभी का पूरा ग्रोथ और डेवलपमेंट होना चाहिए। And such social मतलब समाज, political मतलब राजनीति, and economic condition मतलब आर्थिक परिस्थिति should be guaranteed by the state, ये स्टेट गारंटेड देना चाहिए so that every individual can be at his best. ऐसा एक कंट्री में नियम बनाना चाहिए जो सभी कोई अच्छा से रह सके। These social condition are called rights. यही सोशल कंडीशन को राइट्स बोला जाता है। फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारा इंडिविजुअली ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए है और ये सभी इंडिविजुअल सभी आदमी लोग के लिए है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, तुम जानते होगे कि पिछले चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन का बारे में दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा एक डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा गया है, जिसी का थ्रू से एक कंट्री रन होता है। फंडामेंटल राइट्स ये थर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर रियलाइज द नीड फॉर राइट्स फॉर आवर पीपल, आदमी को अधिकार रहना चाहिए। Our people had been subjected to different types of operations and exploitation for centuries. हम लोग बहुत सारा परिस्थिति में एक्सप्लॉइट होते हैं, दूसरे से डिप्रेस होते हैं। A full-fledged chapter in the Indian Constitution has been devoted to the fundamental rights by our constitution maker. Our constitution maker think about fundamental rights, किस अधिकार देना चाहिए आदमी लोग को जो वो लोग अच्छा से तरक्की कर सकें और अच्छा से डेवलप कर सकें। These rights are very essential for the good life and self development of every individual. ये आइन और ये अधिकार सभी का डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत जरूरी है। Our constitution makes the following 6 fundamental rights to our people. हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन 6 फंडामेंटल राइट्स पीपुल को देता है। उसमें है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यही 6 अधिकार दिया गया है सभी आदमी को क्योंकि वो अच्छा से तरक्की कर सकें। राइट टू इक्वलिटी मतलब आइन का दृष्टि से सब कोई समान है। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम दिया गया है जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सब। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जैसे 14 साल का नीचे बच्चे कोई को भी काम कराना एक क्राइम है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन
इस इंडिया में जो कोई रहते हैं वो अपना मर्जी से धर्म चुन सके और सभी धर्म को गवर्नमेंट रेस्पेक्ट करता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चर और एजुकेशनल राइट्स रहता है, सभी को ये एजुकेशन पाए। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और कॉन्स्टिट्यूशन को भी संशोधन होना चाहिए जब जरूरत पड़े। The maker of the constitution were influenced by the concept of welfare state of a country where citizens are guaranteed full employment and fair distribution of wealth. Gandhian principle of social development, Irish Constitution, United Nations, Universal Declaration of Human Rights also inspire our makers of the constitution. जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे, द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर इन्फ्लुएंस्ड, वो लोग इन्फ्लुएंस हुए। वेलफेयर स्टेट ऑफ ए कंट्री, वो लोग वेलफेयर स्टेट के बारे में सोचे। वेयर सिटीजन्स आर गारंटेड फुल एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर सिटीजन लोग पूरा फुल एम्प्लॉयमेंट पाए, काम धंधा पाए, एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सभी का पास वेल्थ रहना चाहिए। गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ सोशल डेवलपमेंट, गांधीयन प्रिंसिपल सोशल डेवलपमेंट के लिए है। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड नेशंस, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये सब इंस्पायर किया। किसको इंस्पायर किया? जो कॉन्स्टिट्यूशन बना दे। तो अब चलेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम बोल दिए हैं, जो डायरेक्शन है, किसको डायरेक्शन है? स्टेट को डायरेक्शन है। क्या है? आदमी का भलाई के लिए है। कौन डायरेक्शन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन देता है। तो उसका डिटेल हम डिस्कस करेंगे। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स रियलाइज दैट पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स वर इनएडुकेट अंटिल इकोनॉमिक राइट्स वर क्रिएटेड। अगर आदमी लोग का कुछ आर्थिक सुधार ना आएगा तो वो लोग फंडामेंटल राइट्स को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और वो लोग पीछे रह जाएंगे। द इकोनॉमिक एंड मटेरियल रिसोर्स at the command of our nation were inadequate to provide economic rights such as the right to educate livelihood, free education and free medical facilities to our people. हम लोग का पीपल को क्या करेंगे? ना एजुकेट करने से वो लोग लाइफ का बारे में सोच पाएंगे, किस तरह से डेवलप करेंगे वो भी वो लोग का मन में आएगा और वो लोग अपना आइडिया को इम्प्लीमेंट कर ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। Our constitution makers made an alternate arrangement of issuing directions to the future government of the country for creating such conditions in which people could have economic facility along with political and civil rights. जिस तरह सभी आदमी को पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स मिले और जो देश का रिसोर्स है उसको यूटिलाइज कर वो लोग अच्छा कमाए, वो सब डायरेक्शन दिया गया है। डायरेक्टिव्स और गाइडलाइंस आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसी गाइडलाइन, उसी डायरेक्शन को हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोला जाता है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर अ सेट ऑफ मोरल डायरेक्टिव्स और गाइडलाइंस issued by the Indian Constitution to be used by our governments। वो ऐसा गाइडलाइन है, वो ऐसा मोरल वैल्यूज है जो कि हम इम्प्लीमेंट कर आदमी का भलाई कर सके। While making its internal and external policies, these guidelines are non-justiciable। लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये नॉन जस्टिसेबल है। इस पॉलिसी को कोर्ट के द्वारा हम चैलेंज नहीं कर पाएंगे। These are not enforced by law courts। ये कोई भी अदालत फोर्स नहीं कर पाएगा जो ये करना चाहिए। Citizens cannot take the help of courts if government fail to implement the directive principle of state policy। अगर गवर्नमेंट फेल हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो आदमी लोग कोर्ट नहीं जा पाएंगे और गवर्नमेंट का अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले पाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लासिफिकेशन क्या है? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। वो 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। प्रिंसिपल्स प्रमोटिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी, जिसमें इकोनॉमिकल सुधार आए, इकोनॉमिकल बराबरी हो, इसलिए प्रिंसिपल्स
प्रमोटिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी बना रहा है। गांधीयन प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल, ये तीनों प्रिंसिपल है। द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इशूड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रमोट इकोनॉमिक इक्वालिटी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल यही पॉलिसी इशू करता है जिसमें आदमी का अर्थनीति का सुधार आए, उन लोगों का पास पैसा रहे, उन लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी बढ़े, टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। सभी आदमी अच्छा से खाना खाए, कोई भी भूखा ना रहे। द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड सो एज टू सर्व द कॉमन गुड। और जो मटेरियल रिसोर्स है और जो कंट्री का नेचुरल रिसोर्स है उसमें आदमी लोग को सही डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जिस तरह कॉमन मैन वो हासिल कर सके। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर मेड अवेलेबल फॉर द डिसेबल। जो कोई आदमी डिसेबल है उन लोगों को रोजगार दिया जाता है। ए हेल्थ क्लिनिक रन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू हेल्प द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यहाँ पर देख रहे हैं आदमी लोग जो बुखार है, जो जिसका स्वास्थ्य खराब है, गरीब लोग को सरकार की मदद से अच्छा किया जाता है। The operation of economic system does not result in the concentration of wealth in few hands। जिस तरह एक आदमी का पास सभी वेल्थ एक्युमुलेट न हो सके, सभी को ही उसका बेनिफिट पाना चाहिए। There is equal pay for equal work both for men and women। बराबरी काम के लिए बराबरी पेमेंट होना चाहिए जिस तरह मैन एंड वोमेन दोनों ही सेम है। द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स मैन एंड वोमेन एंड टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड। उन लोगों का एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, उन लोगों को काम कराकर उन लोगों को सही मजूरी देना होगा। द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, और उन लोगों का हेल्थ का ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। टू मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क फॉर ऑल। और इस तरह स्कीम निकालना होगा जैसे सब कोई काम पाए, सब कोई अच्छा से रहे। टू मेक प्रोविजंस फॉर पब्लिक और गवर्नमेंट हेल्प इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो हम लोग का कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, आदमी लोग काम नहीं पा रहे हैं, काम चलते वो लोग बाहर जाते हैं, वो लोग अपना फूड क्लोथ शेल्टर भी मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए काम मिलना चाहिए। ओल्ड एज, बूढ़े आदमी को मदद करना चाहिए। सिकनेस, जो बीमार है, डिसेबिलिटी है, वो लोगों को देखना चाहिए। टू एंश्योर प्रॉपर वेजेस एंड गुड वर्किंग कंडीशंस टू प्रोवाइड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। जिस तरह प्रॉपर वेज मिलना चाहिए, गुड कंडीशन काम करने के लिए होना चाहिए। गांधीयन प्रिंसिपल क्या है? टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। 14 ईयर्स तक सभी कोई बच्चे एजुकेट होना चाहिए। एजुकेट नहीं होने से वो लोग लाइफ में कामयाब नहीं हो पाएंगे, वो लोग कुछ सीख नहीं पाएंगे और वो लोग देश के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। वो लोग को एग्रीकल्चर और पशुपालन ये सब सिखाना होगा। टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, जैसे शराब हुआ और ड्रग्स, ये सब बैन होना चाहिए सोसाइटी में। जिस तरह यहाँ पर पंचायत बैठा है, एक आदमी सभी को अवेयरनेस दे रहा है भलाई के लिए। कॉटेज इंडस्ट्रीज आर बीइंग प्रोमोटेड ऑन ए लार्ज स्केल। आदमी लोग को काम धंधा जुगाने के लिए कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बोला जा रहा है। टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जिस तरह एजुकेशन मिले, जिस तरह मतलब अर्थनीति में सुधार आए, वो सब सोचना चाहिए। इंक्लूडिंग द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी एम्फासिस देना होगा। टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज। कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब छोटा छोटा इंडस्ट्री, जिस तरह कारपेट हुआ, पापड़ हुआ, उस तरह छोटा छोटा इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री को एनकरेज करना चाहिए। टू एस्टैब्लिश विलेज पंचायत। विलेज पंचायत थ्रू से जस्टिस मिलेगा, जो बहुत जल्दी मिलेगा।
देन जनरल प्रिंसिपल क्या है? टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जिस तरह इंटरनेशनल पीस, सब कोई आदमी अच्छा से रह सके, स्वस्थ रह सके, शांति से रह सके, वो सब सोचना चाहिए। टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विद अदर कंट्रीज, हम लोग अच्छा रिलेशन दूसरा कंट्री के साथ रखना चाहिए। टू रेस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज, हम इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज को रेस्पेक्ट देना चाहिए। यह है एक कॉप बीइंग टेकन केयर ऑफ आफ्टर बीइंग सेव्ड फ्रॉम पोचर्स, इसको आदमी खिला रहा है। जुलाई 29 इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल टाइगर डे। जुलाई 29 को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिव्यूज द पीस बिल्डिंग आर्किटेक्चर, यह है यूनाइटेड नेशंस। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन 1972 एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स। टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस, हम लोग हिस्टोरिकल मोनूमेंट और प्लेसेस को प्रोटेक्ट करें। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डिफरेंस क्या है? जिस तरह फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इनजस्टिसेबल है। A citizen can move to the court of his rights are encroached upon violated by the government। एक सिटीजन कोर्ट को जा सकता है अगर उसका फंडामेंटल राइट्स वायलेटेड है। द फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल व्हेयर एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कब हुआ? बट सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स like the right to free and compulsory education for children between the age of 6 to 14 years, equal pay for both men and women, welfare schemes for scheduled caste and scheduled tribes are being implemented। ये सब इम्प्लीमेंट हो गया है। जिस तरह 6 से 14 एज ग्रुप का बच्चे सब फ्री एजुकेशन पाते हैं और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए बहुत सारा बेनिफिट दिया जाता है। आवर कंट्री हैज टू डू मच मोर टू रिमूव पॉवर्टी, और हमारा कंट्री जिस तरह पॉवर्टी हट सके, अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो सके, टू क्रिएट अ सेल्फ सफिशिएंट रूरल इकोनॉमी एंड इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ अर्बन वुमेन। जिस तरह शहर में जो गरीब रहते हैं और वुमेन है, उन का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। चाइल्ड लेबर एंड बेगर इज प्रोहिबिटेड अंडर द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी भीख मांगना नहीं चाहिए और चाइल्ड लेबर जैसे बंद हो सके। These are the content of this topic and keywords directive principles दिया गया है। A set of guidelines issued by our constitution। Constitution डायरेक्शन देता है इसको, स्टेट को, और स्टेट क्यों डायरेक्शन दिया जाता है? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन देता है, किसको डायरेक्शन देता है? स्टेट को। क्यों? पीपुल का वेलफेयर के लिए। Welfare state, a system whereby the state undertakes to protect the health and well-being of its citizens। जिस तरह आदमी अच्छा से रह सके, उन लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रह सके, especially those in need by means of grant, pension and other benefits। Animal husbandry, the branch of knowledge regarding the care and management of cattle, sheep, horses, etc. Prohibition, its literal meaning is forbidding or being forbidden, मतलब मना है। The term has come to mean the prohibition against sale and consumption of alcoholic drinks, मतलब दारू ये सब बेचना मना है। Like, share and comment this video। Thank you। I hope you have understood it well and today you write the question answer yourself। Thank you। Bye।